जय हिंद बच्चों। बच्चों अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बच्चे का मैसेज आया कि सर एक कविता सुना दीजिए। चलो बेटा, कुमार विश्वास की कविता सुनाते हैं बिना कोई देर किए हुए। इसके बाद फिर बिल्कुल कोई कुछ बोलेगा नहीं बीच में। कविता की लाइन है, कुमार विश्वास की बहुत फेमस कविता है कि कोई दीवाना कहता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बीच में कोई भी कमेंट नहीं, अब कोई भी फालतू कमेंट नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड। बच्चों मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, एक स्टोरी सुनाई थी कि जब लाइफ बनी तब से धीरे धीरे इन्वायरमेंट में चेंज हुआ और बदलते इन्वायरमेंट में अपने आप को बचाने के लिए एनिमल्स ने या प्लांट्स ने या ऑर्गेनिज्म को भी चेंज करना पड़ा। अब ये जो चेंज आया, ये चेंज आया वेरिएशन से। और वेरिएशन डेवलप कैसे होगा? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा चेंज होगा, क्योंकि चेंज लाने के लिए हमें जीन में चेंज करना होगा और जीन में चेंज लाने के लिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमने बात की थी कि मेल और फीमेल गीमेट का फॉर्मेशन जो है या तो वो सेम इंडिविजुअल के द्वारा होगा या फिर अपोजिट सेक्स के डिफरेंट इंडिविजुअल के द्वारा होगा। और ये जो गैमीट हैं ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, और वो क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। और यही जाइगोट आगे चलकर क्या बनाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को तैयार करेगा। हमने बात की थी कि एसेक्सुअल की तुलना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक काफ़ी इलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें एक टाइम लगता है। जैसे ह्यूमन में 9 मंथ होती है ना, अप्रॉक्सीमेटली 272 डेज। अब इसके द्वारा जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जो जो किड्स बनेंगे, वो अपने पेरेंट्स या फिर उनके एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। अब अगर जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल है और जो फंगी हैं, इन पर बड़ी रिसर्च हुई, इनकी बड़ी स्टडी की गई और पता लगा कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो, इंटरनल स्ट्रक्चर हो या फिर फिजियोलॉजी हो, उसमें एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन जब बात सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की आती है, मतलब किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये सभी सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, हमने अभी बात की थी कि वेरिएशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो जीन में चेंज लाने के लिए वेरिएशन आती है। ठीक है, अब एक फेज़ होती है, इसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। अब ये जुवेनाइल फेज क्या होगी? देखिए, जाइगोट से इंडिविजुअल बनता है। अब कोई भी जो न्यू इंडिविजुअल होता है, जो नया बच्चा होता है, वो पैदा होते ही तुरंत रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी तो गेन नहीं कर लेता। ठीक है, ये तुरंत रिप्रोडक्शन तो करेगा नहीं, इसको ग्रोथ करनी होगी। और वो ग्रोथ जब वो करेगा, इसी ग्रोथ की फेज को ही क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। अलग अलग एनिमल में जुवेनाइल फेज का पीरियड बिल्कुल अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म हैं अपने लाइफ में रिप्रोडक्टिव फंक्शनल होने से पहले, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फंक्शनल होने से पहले जुवेनाइल फेज में रहता है। जैसे ही जुवेनाइल फेज खत्म होगी, ठीक है, तब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा। तो जुवेनाइल फेज में ग्रोथ और मेच्योरिटी की स्टेज को गेन करता है। प्लांट्स में जो जुवेनाइल फेज होती है ना, उसे वहाँ पर वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं हम लोग।
ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसके बाद आती है फिर रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, ठीक है, बचपन गया, जवानी आ गई, मौज आ गई। रिप्रोडक्टिव फेज है, प्यार, इश्क और मोहब्बत की फेज है, ठीक है, यहीं से बच्चे होंगे, शादी होंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव फेज को समझना है तो क्या है कि जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज जब खत्म हो जाएगी तो बस उनका खत्म होना ही ये पहचान है कि रिप्रोडक्टिव फेज आ गई है। इसको हम हायर प्लांट्स में बहुत इजीली देख सकते हैं कि जब वो फ्लावर देने लगे तो समझ लीजिए क्या हो गई, उनकी जुवेनाइल फेज खत्म हो गई, उनकी वेजिटेटिव फेज खत्म हो गई, ठीक है। तो जब फूल खिल जाएं, है ना, गुलशन गुलशन, तो इसका मतलब समझ लेना रिप्रोडक्टिव फेज आ गई, ठीक है। और जैसे ही फूल खिल जाते हैं बड़ा हंगामा बरप जाता है। कुछ लाइनें हैं कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डांका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। समझ रहे हैं, ये प्यार, इश्क और मोहब्बत वाली स्टेज है। अब कुछ प्लांट्स में जहां फ्लावरिंग एक से कई बार होती है तो इस इंटर फ्लावरिंग पीरियड को क्या कहोगे, जुवेनाइल या फिर मैच्योर पीरियड। जुवेनाइल पीरियड जब खत्म होता है तब रिप्रोडक्टिव फेज आती है, मतलब जब फ्लावर आ जाते हैं समझ लीजिए रिप्रोडक्टिव फेज आ गई। तो जब फ्लावरिंग एक से अधिक बार हो रही तो उस फेज को कहते हैं मैच्योर फेज, याद रखिएगा, ठीक है। अब कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एनुअली एक ही बार फ्लावर देते हैं सीजन में, तो इनका जो लाइफ साइकिल होती है ना, 1 सीजन लाइफ साइकिल होती है। वाइनियल में क्या होता है, 2 साल, ठीक है। और जब प्लांट सूखने लगे तो उसे हम लोग बोलते हैं सेनिसेंट, SENESCENT, सेनिसेंट मतलब ओल्ड फेज कहते हैं, समझिएगा मेरा। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं एक बार फ्लावरिंग हो तो उसको कहते हैं मोनोकार्पिक, उसकी ओवरी कैसी है, मोनोकार्पिक ओवरी है, वंस फ्लावरिंग होती है यहाँ पर। और जब बात हो पॉलीकार्पिक की तो समझ लेना यहाँ पर हो रही है मैनी टाइम फ्लावरिंग। याद रखिएगा मेरी बात को, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक का ध्यान रखना, ठीक है। अब एनुअल और बायएनुअल टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और जो सेनेसेंट फेज को क्लियरली कट दिखाते हैं कि देखिए अब हम में वेजिटेटिव फेज आ गई है, अब देखिए हम में रिप्रोडक्टिव फेज आ गई है, और अब देखिए हमारी ओल्ड एज आ गई है, मतलब सेनेसेंट फेज आ गई है। तो वहाँ पर क्लियरली वो दिखाई देती है। लेकिन जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं इनमें इस फेज को क्लियरली डिफाइन करना बड़ा कठिन है ना, ये बहुत टिपिकल होता है। अब देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना शो करते हैं। अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, बांस का पेड़, इसको बोलते हैं बैम्बो प्लांट्स। बैम्बो प्लांट्स की पूरी लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावर आते हैं, तो क्या हो जाएगी, ये मोनोकार्पिक है, वंस फ्लावरिंग, ठीक है। जीवन में एक ही बार फूल होते हैं। तो बैम्बो प्लांट ने भी कमिटमेंट कर दी है, एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो वो अपनी भी नहीं सुनता कि भैया दोबारा नहीं। तो सलमान खान वाली वो मूवी याद होगी ना, एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। सेम बात बैम्बो प्लांट्स भी कहता है कि लाइफ में मैंने कसम खाई है कि फूल सिर्फ एक बार ही दूंगा, दोबारा नहीं। तो एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो कर दी, ठीक है। अब कई सारी चीज़ें हैं। अब हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया सुनाते हैं। नील कुरंजी एक फ्लावर होता है, ठीक है, इसको साइंटिस्ट कहते हैं स्ट्रोबिलैंथस। अब इसमें क्या होता है, ये 12 सालों में केवल एक बार फूल देता है। इस प्लांट ने सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावर दिए थे, ठीक है। फिर इसने 2018 में फ्लावर दिए। ये मोस्टली केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो हिली रीजन है, खासतौर पे वो नीलगिरी वाला रीजन है, यहाँ पर आप जाओगे ना, जब फ्लावर देते हैं तो पूरा ये ब्लू कलर का फ्लावर देता है, पूरा ऐसे लगता है पूरे एरिया में ब्लू कारपेट बिछाओ। टूरिस्ट यहाँ पर बहुत जाते हैं उस सीजन में जब 12 साल बाद ये फूल आने वाले होते हैं। तो एनिमल्स में जो एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होता है उससे पहले जुवेनाइल फेज में मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली चेंजेस आते हैं। एनिमल्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इनका ड्यूरेशन अलग अलग होता है, तो चेंजेस भी कुछ अलग तरीके से होते हैं।
अब अगर ह्यूमन में देखें हम रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को इंडिकेट करने वाले चेंजेस की अगर लिस्ट तैयार करो तो सबसे पहले आप देखो मेल में उनकी वॉइस चेंज हो जाती है, और ये वॉइस चेंज होती है मेल एंड्रोजन हार्मोन की वजह से। जब मेल एंड्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो वोकल कॉर्ड की लेंथ बढ़ जाती है, और जब वोकल कॉर्ड की लेंथ बढ़ जाती है तो क्या होती है, इनकी आवाज़ भारी हो जाती है। जब आपका सिलेक्शन एमबीबीएस में हो जाएगा तो वहाँ पर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे कि टीचर और हॉकर की आवाज़ अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी वोकल कॉर्ड की लेंथ ज़्यादा बोलने की वजह से बढ़ जाती है, मतलब मेल एंड्रोजन का हार्मोन का सीक्रेशन भी उनमें ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि पहले यूरोप में क्या हुआ करता था कि चर्च में सिंगिंग करने वाले जो लोग मेल हुआ करते थे उनकी टेस्टिस को इनएक्टिव कर देते थे या फिर रिमूव कर देते थे, क्योंकि टेस्टिस होगी तो एंड्रोजन निकलेगा, और एंड्रोजन निकलेगा तो वोकल कॉर्ड की लेंथ बढ़ जाएगी, और वोकल कॉर्ड की लेंथ बढ़ेगी तो फिर आवाज़ मोटी हो जाएगी। और उस समय पतली आवाज़ वाले लोगों को ही चर्च में गाने के लिए रखा जाता था, इसलिए आवाज़ को पतला रखने के लिए वो टेस्टिस को क्या कर देते थे, इनएक्टिव कर देते थे। समझे? तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसी प्रकार से कई सारी चीज़ देखें आपने, बर्ड्स को देखा होगा, चिड़ियों को देखा होगा, ये सीजनली अंडे देती हैं। पोल्ट्री फार्म में देखो, पोल्ट्री फार्म में रहने वाली जो चिड़ियाँ होती हैं, बर्ड्स होती हैं, वो पूरे साल भर अंडे देती हैं। क्यों? अभी हमने कहा कि वो सीजनली अंडे देती हैं और ये पोल्ट्री फार्म में रहने वाली साल भर अंडे देती हैं, तो समझ लीजिएगा जो साल भर दे रही है ना वो कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है, ये नेचुरल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। ये ह्यूमन ने इसको कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, इसलिए उन्हें पूरे साल भर अंडे देने पड़ते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स की फीमेल के रिप्रोडक्टिव फेज में ओवरी, एसेसरी डक्ट और हार्मोन में साइक्लिक चेंजेस आते हैं। जितने भी प्लेसेंटल हार्मोन्स होंगे, जिनमें प्लेसेंटा मिलेगी, ठीक है, तो वहाँ पर देखेंगे ओवरी में, एसेसरी डक्ट और हार्मोन्स में साइक्लिक चेंजेस आएंगे। मतलब जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में पहुँचेंगे तो उनके हार्मोनल बिहेवियर में चेंजेस आएगा। जैसे काऊ है, सीप है, डियर है, डॉग है, रैट है, टाइगर है, ठीक है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ना एक पर्टिकुलर पीरियड में होता है। ये सभी जैसे नॉन प्राइमेट्स मैमल में रिप्रोडक्शन के दौरान आने वाले साइक्लिक चेंजेस को ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं, OESTRUS। तो नॉन प्राइमेट्स में होती है ओस्ट्रस साइकिल, और प्राइमेट्स मतलब मंकी हो, एप्स हो या ह्यूमन हो, उसमें क्या होता है, उसमें होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। याद रखिएगा, प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो रिप्रोडक्शन इन एनी पीरियड, समझिएगा। और जब ओस्ट्रस साइकिल होगी, ओस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होती है, मतलब जो अभी हमने बात की काऊ, सीप, डियर, डॉग, रैट, टाइगर, तो वहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है एक पर्टिकुलर पीरियड में होता है। तो नॉन प्राइमेट्स में रिप्रोडक्शन है ना एक पर्टिकुलर पीरियड में होता है, इसलिए उसको ओस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट में होता है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन कभी भी जब मन आए, ठीक है। तो आप समझिए कि नेचुरल और वाइल्ड कंडीशन में रहने वाले मैमल्स अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल को केवल फेवरेबल सीजन में शो करते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम सीजनल ब्रीडर कहते हैं। लेकिन कई सारे मैमल्स ऐसे हैं जो पूरे रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान रिप्रोडक्टिव एक्टिव रहते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम लोग कॉन्टिन्यूस ब्रीडर कहते हैं, जैसे ह्यूमन, ठीक है। अब इस फेज के बाद नेक्स्ट जो फेज आती है उसे हम लोग बोलते हैं सेनेसेंस फेज। मतलब जब रिप्रोडक्टिव फेज का टाइम खत्म हो जाएगा, आप बूढ़े होने लगेंगे, तो उस फेज को बोलते हैं सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफ़ी लो हो जाती है और इस फेज के बाद डेथ होती है। जब ये सेनेसेंस फेज खत्म हो जाएगी तो फिर तो सेनेसेंस फेज में बुढ़ापा आते हैं। बुढ़ापे में हमारी चाहतें तो बहुत रहती हैं। तो एक बड़ा फेमस शेर है, शायद शाहिर लुधियानवी का है, कि चाहतों की कहाँ इंतहा, जाम को होठों की तसल्ली चाहिए, जीत को हौसले के सिवा सीने में आग भी चाहिए। तो बच्चों ये बिल्कुल आपके ऊपर बिल्कुल सही बैठता है। जीत को हौसले के सिवा सीने में आग भी चाहिए। जीतने का हौसला तो सबके पास है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए वो सीने में जो आग होनी चाहिए ना, वो सिर्फ आप में है और आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जिस फेज़ में है ना,
तो आपकी फेज़ कौन सी फेज़ है? वो जुवेनाइल फेज़ है। जुवेनाइल और रिप्रोडक्टिव फेज़, कुछ लोग रिप्रोडक्टिव फेज़ में भी इंटर कर रहे होंगे, ठीक है। तो जीत को हौसलों के सिवा सीने में आग भी चाहिए, बिल्कुल याद रखिएगा। अब सेनिसेंस फेज़ की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज़ का ख़त्म होना क्या कहलाता है? सेनिसेंस फेज़ कहलाता है, या ओल्ड एज का एक पैरामीटर मान सकते हैं इसको। लाइफ स्पेन की लास्ट फेज़ के दौरान कुछ कॉन्कमिटेंट चेंजेस आते हैं, जैसे स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, ओल्ड एज और लास्ट में डेथ का होना। प्लांट और एनिमल में जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनिसेंस फेज के बीच जो भी ट्रांजिशन होता है, इसके लिए कुछ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो जुवेनाइल से रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाते हैं, मतलब ओस्ट्रोजन, एंड्रोजन जैसे हार्मोन। रिप्रोडक्टिव से जब सेनिसेंस फेज में पहुंचते होते हैं तो उस समय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम हो रही होती है। तो हार्मोन और सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर के बीच एक इंटरएक्शन होता है। वो इंटरएक्शन तालमेल बैठाने के लिए होता है, ठीक है। और ये इंटरएक्शन रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस और ऑर्गेनिज्म के बिहेवियरल एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इंटरएक्शन, ठीक है। अब कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले कुछ इवेंट्स होते हैं, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं, जो आपकी बुक में दिए गए हैं। कि मेच्योरिटी अटेंड करने के बाद जितने भी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म हैं, जो इवेंट्स और प्रोसेस को दिखाते हैं, वो फंडामेंटली बेटा सिमिलर होती है, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड स्ट्रक्चर इन सब में बहुत डिफरेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो इवेंट्स है वो इलाबोरेट हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है और स्लो होती है, क्योंकि एक लंबे प्रोसेस में होता है, एक बड़ा लंबा समय मिलता है। मैंने आपको बताया था जैसे ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट 9 महीने बाद दिखाई देता है, ठीक है। तो ये एक रेगुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूज़न होता है तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेजेस आती हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इन इवेंट्स को चलिए अब हम लोग देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत हो अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, हाँ भाई, पीछे, हाँ पीछे से पूछिए।